अब आगे जो डिस्कस किया था फटाक से एक बार देख लेते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था एक बार, तो किस मॉड्यूल है उसमें देख लेना। तो सौ को अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं। नाम देखते हैं एक बार। आपको चैप्टर दिख रहा है यहाँ पे, जनरल क्लॉजेस एक्ट। उसमें जनरल वर्ड क्यों लिखा है सर? लास्ट क्लास में डिस्कस किया, मैं वापस एक बार बोल देता हूँ। बिकॉज जो जनरल वर्ड्स हैं जिसको हम हर एक्ट में डाल नहीं सकते, उसको हमने इस एक्ट में डाला हुआ है। तो अगर आपके एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है तो आप इस एक्ट के अंदर आना और लिखाना बेड़े वहां पे। तो आप इस एक्ट में आना और आके उस वर्ड का डेफिनेशन आप देख लेना। हमने एग्जांपल लिया था एफिडेविट का। एफिडेविट का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी बार यूज करा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर? फाउंडेशन में अपने कम से कम 3 या 4 बार पढ़ा होगा। इंटर में बहुत बार पढ़ा है। डिफाइंड ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंड नहीं है। उन सबके लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन जनरल वर्ड्स का दिया हुआ है, इसलिए द वर्ड जनरल। क्लॉजेस क्यों है सर? बिकॉज पूरा एक्ट डेफिनेशन का ही तो है। अपन पढ़े हुए हैं कि सर डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, टू क्लॉज समथिंग बोलते हैं। तो क्लॉज मतलब डेफिनेशन, तो नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। जनरल डेफिनेशन वाला एक्ट। इजी। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हमने यहाँ पे कुछ। कनेक्ट करता हूँ वापस, अगर होता है तो, नहीं तो मैं वर्बली बोल दूंगा। आपके पास मॉड्यूल ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट नहीं भी हो रहा तो। कंपनीज एक्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था, मैं वापस वही डिस्कस कर रहा हूँ। 2 क्लॉज 1 से लेकर आपके चैप्टर में 1 नहीं, मॉड्यूल तो नहीं आपके पास, फर्स्ट मॉड्यूल वाला। 2 क्लॉज 1 से लेकर 2 क्लॉज 93 तक डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर। मान लेते हैं ये जनरल क्लॉसेज एक्ट नहीं होता, तो सर इसका मतलब ये निकल के आता कि कंपनीज एक्ट के अंदर कम से कम नहीं करके 100 डेफिनेशन और ऐड करनी पड़ती। सर हमको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बल्कि होगा और तो क्या फर्क पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज सर वो सारे वर्ड्स 1 या 2 बार यूज हो रहे हैं। अब क्योंकि 1 या 2 बार यूज हो रहे हैं, उसके डेफिनेशन डालना डजंट मेक सेंस, एंड हेंस जीसीए। वो यहाँ पे लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर से आता देखो वापस। जनरल, बेसिक एंड नॉट स्पेसिफिक वर्ड्स यहाँ पे जो आपको मिलेंगे। क्लॉजेस कंटेन्स डेफिनेशन। क्योंकि हमका एमसीक्यू भी आता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये कब आया था। एग्जैक्ट डेट वहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। लिखा हमने यहाँ पे 11 मार्च 1897। आगे बात करते हैं। जो मैं बोला अभी वो लिखा है यहाँ पे कि सर कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन है 2 क्लॉज 1 से लेकर 2 क्लॉज 93 तक। अगर जी से नहीं होता, देयर वुड हैव बीन सेवरल अदर डेफिनेशंस एंड कंपनीज एक्ट ऑन द वुड हैव बीन वेरी बल्की, बहुत हैवी होता। एग्जांपल दिए हमने बहुत सारे, 3 तो मैंने बोल भी दिए, सीजी, एसजी, एफिडेविट एक्सेट्रा। ये सब हम उठाते हैं जीसीए से, टू बी इम्पार्टेड फ्रॉम जीसीए। इन सब का मतलब ये सब बुक में लिखा हुआ नहीं ऑब्वियसली। फिर इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां से क्रोनोलॉजी बताना है, क्रोनोलॉजी इन द सेंस। सर सबसे पहले आप देखना डेफिनेशन के लिए खुद का एक्ट। अगर आपके खुद के एक्ट में डिफाइंड है तो जीसी क्यों आना है फिर? रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 41 फाइनेंशियल ईयर का है कंपनीज एक्ट के अंदर। यहाँ पे भी फाइनेंशियल का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 3 क्लॉज 21 के अंदर। डाल देना क्लॉज 21, इंशाल्लाह मिल जाए जल्दी से। अगर ये रहा सर 3 क्लॉज 21 फाइनेंशियल ईयर, यहाँ भी डेफिनेशन दिया हुआ है। और अगर मैं कंपनी हूं तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे एक्ट में दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो मैं इधर नहीं आएगा। सर सपोज मेरे एक्ट में दिया हुआ नहीं है तो आप ये चेक करो कोई रेफरेंस दिया है कि नहीं दिया। एक प्रेफरेंस नंबर 2, रेफरेंस ऑफ एनी एक्ट गिवन। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन के अंदर आपकी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप रेफरेंस ले लो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का। तो मेरे एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर मेरे एक्ट में ये बोला है कि तुम वहां जाके पढ़ना। फिर वहां जाके ही पढ़ना पड़ेगा, यहां नहीं आऊंगा। सर एक्ट मेरे खुद के एक्ट में भी लिखा हुआ नहीं है, कोई रेफरेंस भी दिया हुआ नहीं है, तो फिर जीसीए के पास आएंगे। मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट हो गया, आखिर में अपने पास यही है। फिर वो प्रेफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रेफरेंस नंबर 1 खुद का एक्ट की डेफिनेशन देखो। नहीं है तो देखो रेफरेंस दिया कि नहीं दिया। नहीं है तो फिर जीसीए के पास आओ। ऑब्जेक्ट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मेशाल भी पढ़ चुके हैं, ये आईओएस में वापस आएगा। मैंने फिर भी पूरा समरी दिया हुआ है नीचे यहाँ पे। यहाँ पे मे को मे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए वी हैव सेक्शन नंबर 21 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर क्या है हमारा कंपनीज एक्ट 2013? आपने करा हुआ है सेक्शन 21 चैप्टर नंबर 2 के अंदर। कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, जो 3 से लेके 22 तक जाता है। हैं? कितना दर्द है तुम्हारे जीवन में। हाँ ये बात भी सही है, आई एग्री। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के अंदर लाइट बंद कर पीछे से जल्दी, सब बंद कर दे, सब कर दे। हाँ थैंक्स। 16, 17, 18, 19, 20 अब आएगा। ये रहा सर 21, ठीक है।
सारा चार्ट में पूरा करा हुआ है, एक बार में समझ में आ जाए वैसा आएगा तो देखेंगे। फिलहाल हम 21 की बात करते हैं सिर्फ। दैट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। हम पढ़ नहीं रहे 21 में क्या लिखा है, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 21 these may be signed by any KMP or an officer or employee of the company duly authorized साइन करने के लिए। वापस यहाँ पे आता हूँ, तो सर यहाँ पे हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वहां पे हम मे को मे ही पढ़ेंगे कि भाई ये कर सकता है या तो ये कर सकता है, मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन नंबर 3 जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था, अ कंपनी मे बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर ऑफिस पर्पसेस, उसको मे को शैल पढ़ेंगे। कितना ऑब्वियस है, जहां पे शैल लिखा हुआ है उसको शैल ही पढ़ेंगे। क्या लिखा बाजू में, शैल हमेशा शैल ही होगा, शैल कभी भी मे नहीं होगा। ठीक है, इट इज ओनली मे जो शैल में कन्वर्ट हो सकता है, शैल में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा कोई भी एग्जांपल दुनिया में नहीं आज तक तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगर आप मेरे जैसे फूडी हैं तो आपको इससे समझ में आ जाएगा थोड़ा जल्दी से। सर क्या, एक है अला कार्टे, एक है बुफे। हम अगर अला कार्टे की बात करें तो आपने जो मंगाया उतना आएगा, उतना आपको खाना है, उसके ऊपर खाना है आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, मतलब जो आया बस वही है। बुफे में क्या होता है सर, मेरे जैसे जो होते हैं, और कोई है मेरे जैसे यहाँ पे कोई दिख रहा है, पाजी का रेट ज्यादा होगा शायद, पंजाबी ज्यादा खाते हैं, नहीं तू नहीं खाता ज्यादा, पीछे है मेरे जैसे 2-3। ठीक है, और एक भैया है, उसमें क्या गर्व की बात है, मैं बुफे गया ना मतलब नहीं करके मैं 5 बार तो प्लेट रिफिल करेगा, तो बुफे जाने का मतलब ही नहीं रे। आप जाओ यहाँ पे एक बार अर्थ प्लेट में, यहाँ पे सहारा में, द बुफे स्टार्ट्स एट 2200, उसका स्टार्टिंग पैसे, फिर डिपेंडिंग आप किस दिन गए, कौन से टाइम पे गए। तो अगर आपका छोटा सा रेट है तो बुफे जाने का मतलब ही क्या, तो बुफे तभी जाने का जब आपने सुबह खाना ना खाया हो, जिससे रात को दोनों टाइम का वसूल हो जाए। जितना खाना है उतना खा सकते हैं, बहुत कुछ इसमें आ सकता है। सर हम किसका रेफरेंस ले रहे हैं, इंक्लूड्स का। इंक्लूड्स में जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा बहुत कुछ आ सकता है। मीन्स मतलब जो है बस वही है, एंड फिर एक मीन्स से इंक्लूड्स होता है, हमने कर लिया, वापस डिस्कस नहीं करने वाले। प्रीएम्बल, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, गलती से याद रहा तो SOP करके हमने आपको बताया था, स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। साबुन साबुन सोप। आगे बात करते हैं, वापस नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हमने नहीं पढ़ा था, यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहां से हमने नहीं पढ़ा था। इंट्रोडक्शन काम का नहीं, बट पढ़ेंगे फिर भी सर। देखते हैं क्या बोलता है। एप्लीकेशन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, बीच में बता देता हूं सर। जीसीए लगता है सिर्फ सेंट्रल एक्ट के ऊपर। सर मतलब आपका कंपनीज एक्ट हो गया, आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनके ऊपर जीसीए लगता है। जो स्टेट एक्ट है जैसे इन्हें बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दारू। अब दारू स्टेट एक्ट होता है, पता होगा ना, वैट लगता है अभी भी, और जीएसटी आपका हुआ नहीं शायद, पर इतना पता होगा कि पेट्रोल के ऊपर और ह्यूमन कंजम्पशन वाले दारू के ऊपर आज भी वैट लगता है। इसलिए स्टेट टू स्टेट प्राइस अलग होता है। तो जब हम स्टेट एक्ट की बात करेंगे वो जीसीए में नहीं आएगा, जीसीए में सेंट्रल एक्ट ही आता है हमेशा। तो लिखा उसने स्टार्टिंग में, its application is primarily with reference to all central legislation and also to rules and regulations made under a central act। एप्लीकेशन बढ़ते हैं, नीचे वापस आएगा, फिर भी ऊपर देख लेते हैं। पहला सर, जो भी कानून है आपके संविधान बनने के बाद भारत के अंदर, तो एप्लीकेशन है जीसीए का फ्रॉम 26/1/1950। और उसके पहले की बात करें, उसके पहले को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सर कौन सा, इंडिपेंडेंस से लेकर संविधान आया उसके बीच का, उसको बोलते हैं डोमिनियन पीरियड। नहीं सुना होगा, इग्नोर, इस चैप्टर में 2-3 बार आएगा, तो मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, डोमिनियन। सर हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त 1947 को, संविधान आया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का जितने भी एक्ट बने वो सारे के सारे पार्लियामेंट के थ्रू बने, पर 26/1/1950 के पहले जो बने उनका क्या सर, उनको भी जीसीए लगेगा। तो देख यहाँ पे क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ जीसीए टू एक्ट्स। पहला, जो भी आए एक्ट 26 जनवरी 1950 के बाद, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1926, ये सब आए 1950 के बाद। एक और एग्जांपल लेते हैं, एलएलपी एक्ट 2008, इन सबको जीसीए लगेगा। नीचे आते हैं, बिफोर 26/1/1950, जिसको हम बोल रहे हैं डोमिनियन पीरियड, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। मैं आपको हर एक में एग्जांपल दूंगा, बुक में एक भी एग्जांपल नहीं है, ठीक है, मैं आपको हर एक में एग्जांपल देगा। बिफोर 26/1/1950 की बात करें, वहां पे हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। सर इंडिपेंडेंस से लेके संविधान आया से लेके तब तक, और इंडिपेंडेंस से भी पहले, दोनों का एग्जांपल लेते हैं। सर जो इंडिपेंडेंस से संविधान आने का बीच का टाइम है, उसमें तो हमारा खुद का सीए का एक्ट बना हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949, सुना होगा ना, तो मैं उसी का एग्जांपल लेता है। सर उसके पहले का बताओ ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, वो नीचे फॉल करेगा, देख बिफोर 1947 में फॉल करेगा। तो सारे एक्ट को बेसिकली जीसीए लगेगा, आप सबके अंदर जीसीए का रेफरेंस ले सकते हो। ये वापस से नीचे रिपीट होगा, इसे यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन शॉर्ट जीसीए सब पे लगेगा। आगे बात करते हैं, डेफिनेशंस। गलती हो सकता है कि मॉडल के अंदर गलती भी है, मैं बताऊं गलती कहां पे है।
एनेक्टमेंट का डेफिनेशन निकालो एक बार, एनेक्टमेंट का बुक के अंदर, उसमें सेक्शन 3 की जगह 2 लिखा हुआ है, देख चेक कर एक बार, शायद ज्यादा मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है, लास्ट मॉड्यूल में तो मिस्टेक था, 2 लिखा हुआ है ना, पेज नंबर बता भैया को, 1.15 बोल रही है, देख तो मेमोरी में ना, जीसीए में सब कुछ सेक्शन 3 में आता है डेफिनेशन, वहां पे 2 लिखा हुआ है, क्यों, ह्यूमन एरर, यार हर जगह हम जब भी पढ़ते हैं डेफिनेशन सेक्शन में 2 में ही होता है, तो जो बिग बुक छाप रहा है उससे भी गलती हो गया, तो ये गलती आपसे भी हो सकता है, मैं बताने की ट्राई कर रहा हूं, तो ध्यान रखना जीसी के अंदर जितनी भी डेफिनेशन है सारी की सारी सेक्शन नंबर 3 के अंदर है, हमको 3.1 से लेके 366 तक पढ़ना है, उसमें सारी डेफिनेशन, पर अपने सिलेबस में सारी नहीं है, अपने सिलेबस में 22-23 डेफिनेशन है, उसमें से हमको याद खाली 7 ही करनी है, जो एग्जाम में आती है 7 पढ़ेंगे हम सारा जितना भी हमें बुक में दिया हुआ है, पर आपकी बुक में बता रहा हूँ सारा नहीं है, सिलेक्टेड डेफिनेशन दी हुई है जो अपने रेलेवेंट है सिलेबस के लिए, कंपनीज एक्ट के लिए, ठीक है स्टार्ट करते हैं। Section 3 reads as in this act and all in all central acts and regulations made after the commencement of this act, this act मतलब 1897 जीसी जो हम पढ़ रहे हैं, unless there is anything repugnant in the subject or context, नहीं पता repugnant मतलब इसका हम रेफरेंस देंगे 3 clause 22 गुड फेथ की डेफिनेशन के अंदर, पर अभी फिर भी एक बार बता देता हूं ऊपर ऊपर से, repugnant मतलब झगड़ा, सर मैं गुड फेथ पढ़ा ही दूंगा बिकॉज एग्जाम में घूम फिर के वही आता है, सर हम हमारे एक में कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, मैं रियल एग्जाम आपकी बुक में जो दिया हुआ है, सर हमारे एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गुड फेथ का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या बोला कि सर अगर खुद के एक्ट में नहीं है तो जाके देखो कोई रेफरेंस दिया कि नहीं दिया, सर कोई रेफरेंस भी नहीं दिया, सर अब क्या करने का, अब जीसी में आने का, सर जीसी में आ गए, पर दर्द है, सर दर्द क्या है, 3 clause 22 बोलता है गुड फेथ का डेफिनेशन जीसीए वाला, कि सर अगर आपने कोई भी काम करा ऑनेस्टली, भले ध्यान से करा कि नहीं करा, उसको हम गुड फेथ मान लेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3 clause 22 के अंदर। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और सोगा में क्या पढ़ा हुआ है सर, सोगा कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, हमने वहां क्या पढ़ा हुआ है सर, आपने जो भी काम करा ऑनेस्टली करा एंड विथ ड्यू डिलीजेंस करा, केवी टेम्पटर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 2 लास्ट टॉपिक, ठीक है केवी टेम्पटर वाला। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, हम जीसी में तो आए, बीइंग कॉन्ट्रैक्टर हम जीसी में तो आए, पर हमारे नियम कानून के अंदर जो पूरा एक्ट बना हुआ है और ये जीसी के अंदर झगड़ा है, झगड़ा, इन दैट केस हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज फॉलो करना अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको पढ़ाई देता हूं, आपके बुक में है आपके पास ऑलरेडी, 3 clause 22 निकालो, आपको दिखेगा गुड फेथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज, जहां पे आपको लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक केस भी मिलेगा, माउंग सी मोंग वर्सेस माउंग सी मोंग वाला एक मिलेगा, माउंग आंग पू वर्सेस माउंग सी मोंग मिला, हाँ पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही केस लॉ याद करने हैं, उसमें से एक केस लॉ ये है, मुझे लास्ट काउंट जो याद है एग्जाम में 5 बार आ चुका है, जो मुझे काउंट याद है इस टॉपिक का 3 clause 22 का 5 बार एग्जाम में आ चुका है, पढ़ते हैं उसको पूरा, ठीक है, मैं सीधा वही निकालता हूँ, 3 clause 22 करते हैं, बात करी है तो फिर उसको खत्म कर लेते हैं। ये रहा यहाँ पे आपकी बुक में भी ये लिखा है, ठीक है, वहीं से कॉपी पेस्ट करा हुआ है, अब स्टार्ट करें, बात नहीं, गुड फेथ का मतलब क्या, 3 clause 22, a thing shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly whether it is done negligently or not, आपने ध्यान से कराओ कि ना कराओ इट डजंट मैटर, आपने अगर ऑनेस्टली कराया तो उसको हम गुड फेथ बोल देंगे, ये 3 clause 22 बोलता है जीसीएफ, यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ अंडर द जीसीएफ इज वन ऑफ द फैक्ट, मतलब यूनिक है, it is determined whether reference to the facts and circumstances of each case, thus anything done with due care and attention which is not malafide मतलब bad intentions is presumed to have been done in good faith, okay, for example an authority is not acting honestly where it had a suspicion that something was wrong and did not make further inquiries, ठीक है कुछ काम करने नहीं चाहते हैं, the term good faith has been defined differently in different enactments, नीचे the definition of good faith does not apply to that enactment which contains a special definition of the good faith, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर किसी एक्ट के अंदर गुड फेथ का डेफिनेशन दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉलो नहीं करने वाले, वही लिखा हुआ है बस लैंग्वेज चेंज कर दी, मैं वापस पढ़ता हूं, this definition of good faith does not apply to that enactment which contains a special definition of the term good faith and the definition given in that particular enactment has to be followed, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, this definition आगे वो लाइन जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे आना पड़ा, this definition may be applied only if there is nothing repugnant in subject or context, आप ये डेफिनेशन को अपना लेना जब तक कोई झगड़ा ना हो, अब झगड़ा कहाँ है सर, आगे नीचे, ओनली 2 में से एक केस हो जो आपको याद करना है, माउंग आंग पू वर्सेस माउंग सी मोंग, देखते क्या बोलता है, it was pointed out that the expression good faith is not defined in Indian Contract Act 1872 and the definition given here in GCA
does not expressly apply on the term on the Indian Contract Act. The definition of good faith as is generally understood in a civil law, ठीक है, Contract Act मतलब civil law, and which may be taken as a practical guide in understanding the expression in the Contract Act is that nothing is said to be done in good faith which is done without due care and without due attention, as is expected from a man of ordinary prudence. An honest purchase made carelessly without making proper inquiries cannot be said to be done in good faith and so as to convey a good title. The contractor बोलता है भाई आपको डिलीजेंस दिखाना है, कुछ भी परचेस करो उस टाइम पे. एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो आया था परचेज ऑफ रिस्ट वॉच का, कि सर आप दुकान में गए, आपने अपने रिस्ट वॉच देखा, उसको चेक वेक नहीं करा और आपने उसको ले लिया, आपको जेन्युइनली नहीं पता था कि उसमें कुछ कमियां है, आपने ऑनेस्टली परचेस करा, तो क्वेश्चन आया कि सर ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, या आपकी गलती मानी जाएगी. आप ऐसे गुड फेथ बोल के बच नहीं जाओगे कि मेरी गलती नहीं, नहीं आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने देखा सेल परचेस ऑफ वॉच मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा उसके अंदर गुड फेथ बोलता है कि सर आपने काम ऑनेस्टली तो करा होना चाहिए बट विथ ड्यू डिलीजेंस करा होना चाहिए, तो हम इसका गुड फेथ नहीं मानने वाले. वापस ऊपर आ जाते हैं. नाउ दैट लाइन विल मेक मोर सेंस. हम वापस पढ़ेंगे 322 ऑब्वियसली, पर अभी के लिए दिस लाइन शुड मेक मोर सेंस कि सर इन दिस एक्ट एंड इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स and regulations made after the commencement of this act मतलब GCA फॉलो करना है आपको unless there is anything repugnant in subject or context. ठीक है, हमारी आगे पहली डेफिनेशन which is 3 clause 2 एक्ट का डेफिनेशन. हम इसके अंदर उस कानून की बात नहीं करें जो अपन पढ़ते हैं, समय जनरल कॉजेस एक्ट, हम उस एक्ट की बात नहीं करें, कंपनीज एक्ट हम उस एक्ट की बात नहीं कर रहे, हम एक्ट कर रहे हैं बात यहाँ पे कुछ करने की. ये तो बहुत आसान हो गया कि सर हम सीढ़ी उतर के नीचे गए, दिस इज एन एक्ट. ठीक है, हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात भी कर रहे हैं कि सर जो आपको करना चाहिए था और आपने नहीं करा वो भी एक एक्ट है. एग्जांपल देते हैं, आपके घर पे एक मेड है, ठीक है, वो 24 घंटे आपके घर पे ही रहती है. अब उसके खाने वाने की जिम्मेदारी बेसिकली आपकी हुई. अब आपने क्या करा, अपने घर पे मेड तो रखी पर आपने उसको दोनों टाइम खाना ही नहीं दिया 7 दिन तक, 8वें दिन वो मर गई, ऊपर चली गई सर. तो ये भी एक एक्ट है कि आपने जो करना चाहिए था वो आपने नहीं करा. सर क्या बोलते हैं इसको, इलीगल ओमिशंस. जो करना चाहिए था आपने वो नहीं करा, उसको भी हम एक्ट बोलेंगे. सर एक्ट बोल के सर क्या उखाड़ लिया आपने, उखाड़ी लेके आपको जेल होगी. पढ़ते हैं एक बार 3 clause 2. Act used with reference to an offense or a civil wrong shall include a series of acts and words which refer to acts done extend also to illegal omissions. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी अच्छा दिया हो, चलो अपन वो एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं. अच्छा एग्जाम्पल है, in the illustration to section number 36 of IPC 1860, the act may be which A causes Z's death consist of series of act. पहला आपने उसको बहुत मारा, ऑब्वियसली वो एक एक्ट है. आगे देख, प्लस अ सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशंस, नेमली wrongfully neglecting or refusing to supply him with food at proper times, उसको भी हम एक्ट बोलेंगे. तो सर कंक्लूजन क्या हुआ, इसकी भी सजा मिलेगी और इसकी भी सजा मिलेगी. इसको भी हमने एक्ट बोला, इसको भी हमने एक्ट बोला. सर ये नहीं लिखा होता तो क्या फर्क पड़ता, ये जो भी था नाम दिया उसका ए, वो ए क्या बोलता, सर मैंने गुनाह तो एक ही करा है, दैट इज मारने वाला. जो खाना नहीं दिया वो कोई एक्ट थोड़ी है, एक्ट तो क्या हो जो आपने करा, तो मुझे इसी की सजा दो, खाना नहीं दिया उसकी सजा अलग से मत दो. फिर लॉ मेकर बोलेगा नहीं, ये दोनों गुनाह है और दोनों को कंबाइन करके सजा भी बड़ी होगी, कि हम दोनों को एक्ट बोल रहे हैं, आपने कुछ गलत करा ऐसा बोल रहे हैं. दैट इज योर 3 clause 2. आज तक एग्जाम में सिर्फ एक ही बार आया है, सिर्फ एक बार. 3 clause 2 पढ़ लो एक बार, मैं वेट करता है. 3 clause 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 clause 2 अपनी स्पीड से एक बार पढ़ लो, मैं वेट करता है. विच इज डेफिनेशन ऑफ एक्ट, कुछ करना और जो करना चाहिए था वो नहीं करना, दोनों आ गया. आगे नेक्स्ट पे आते हैं, एफिडेविट, वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ सेक्शन मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये 3 clause 3 हो गया, उसके बाद 3 clause 20, फिर 3 clause 21, फिर 3 clause 26, फिर 3 clause 66 और एक और कुछ मिस हो गया में से 3 clause 42 या 43 जो भी है. ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा उस टाइम क्या, इसको आपको नंबर याद करना है. तो ये वो पहला सेक्शन इसका मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको नंबर याद करना है, विच इज 3 clause 3 एफिडेविट का डेफिनेशन. 2 मार्क का एग्जाम में आता है, बहुत बार आ चुका है. ठीक है, हम सीधा इसको देखते हैं. ये दिस इज एफिडेविट, ऐसा दिखता है. ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है और उसके ऊपर एफिडेविट है. देखते हैं क्या लिखा है एक बार उसने. सी सौंदराजन जो भी है, सन ऑफ चिनप्पा जो भी है, ए 62 ईयर्स, सेक्रेटरी एंड करस्पॉन्डेंट ऑफ द सागर एजुकेशनल ट्रस्ट रनिंग सागर इंटरनेशनल स्कूल, डू हियर बाय सो मेनी अफर्म्स, मतलब मैं खुद अफर्म करता हूं, सिंसियरली स्टेट्स एज फॉलोज. पहला, दैट द ट्रस्ट सागर एजुकेशनल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड एज अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट. द ट्रस्ट सागर एजुकेशन जो भी है ट्रस्ट इज नॉन प्रोप्राइटरी कैरेक्टर, मतलब वो सेप्टिक एंटिटी वो सब नाटक नहीं है.
that the school is being run, काम की बात, that the school is being run as a community service and not as a business, and that commercialization does not take place in this school in any manner whatsoever. Now the question obviously is, सर ये करके आपने क्या उखाड़ा? This is something which can be presented in the court of law as an evidence. आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, शायद दिया होगा फाउंडेशन आपको, जो मुझसे पढ़े उनको शायद मैंने दिया होगा, पता नहीं, याद नहीं मुझे, वापस दे देते हैं एग्जांपल। बात करूँ मैं 2018 के आसपास, ठीक है, कोरोना के प्रीवियस साल की बात कर रहा हूँ। सैटरडे संडे था, कुछ पार्टी करा था ऑब्वियसली। अराउंड 12 साढ़े 12 बजे एक फोन आया, ठीक है, पुणे में एक फैकल्टी है, बताया होगा मैंने, उनका मुझे फोन आया, मस्त अपने खुशी में थे, उनका फोन आया, फोन करके तुरंत उन्होंने बोला रात को 12 बजे पर, ऐसे मतलब आउट ऑफ द ब्लू था, मैंने उठाया, एकदम उठाता भी नहीं हूँ, तो बोला विश्वनाथ प्रॉब्लम हो गया। उनका माँ कसम क्या प्रॉब्लम हो गया? बोले एक लड़की का मैसेज आया मुझे, और लड़की मुझे ऐसा मैसेज पे कर रही है कि अपन दोनों भाग जाते हैं, और अगर मैं उसके साथ नहीं भागा तो वो सुसाइड कर लेगी। मैंने कहा थोड़ी इग्नोर कर उसको। बोले इग्नोर कैसे करूँ, मेरी स्टूडेंट है। मैंने कहा माँ कसम अब तो बच गई बेटा तेरी, अब तो तू गया। बोले क्या करूँ, उसने कुछ सुसाइड करा तो? मुझे पता था कोई सुसाइड नहीं होने वाला है, सब फालतू की बातें। मैं उसको सिर्फ एक ही चीज बोली कि तू फटाक से एफिडेविट करवा। एफिडेविट करवाई, उसमें क्या लिखेंगे, मुझे इस नंबर से इतने बजे इस नंबर पे एक फोन आया, मैसेज आया इस नाम की लड़की का, जिससे मुझे ऐसा ऐसा बोला, अगर ये फ्यूचर में जाके सुसाइड करती है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, फुल स्टॉप। अब इसका कॉन्सिक्वेंस समझो कितना ज्यादा है। सपोज एफिडेविट नहीं करवाया होता, ठीक है, और लड़की ने, मान लेते हैं, करा नहीं था उसने बाद में, मान लेते सपोज लड़की ने सुसाइड कर लिया होता, हमने ये नहीं बनाया, एफिडेविट नहीं बनवाया होता, तो क्या होता सर? पहले भैया को जेल होती, फिर भैया प्रूव करते कि नहीं मेरी गलती नहीं है। इससे क्या हुआ, अब पहले प्रूव करना पड़ेगा भैया की गलती है, फिर जेल होगी। कितना फर्क पड़ गया। दिस इज व्हाट इज एफिडेविट, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार 3 clause 3 बोलता है एफिडेविट शेल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन्स बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। सर ऐसा क्यों लिखा इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग? बिकॉज अगर आप ऐसे कुछ कसम वसम खाओ पुलिस स्टेशन में जाके, ऐसा कहीं जाके अगले दिन पलट जाओ तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। पर अगर वही चीज आपने लिख ली और उसमें हमने स्टैंप लगा दिया, अब आप नहीं पलट सकते सर, क्योंकि अब अगर आप पलटे मतलब आपने कोर्ट का जो डेकोरम है उसका उल्लंघन करा, बिकॉज आपने लिखित में ऑलरेडी कुछ दे दिया है। देख नीचे मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में लिखा, एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट कंफर्म बाय ओथ। मैं गीता पे हाथ की कसम खाता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसके कुछ नहीं बोल रहा हूं। और अफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। पर हमको एग्जाम में लिखना है ये ऊपर वाला। वापस पढ़ते हैं 3 clause 3। एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन्स बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। वेरी इजी। अब अच्छी बात क्या है, जो आपने ऊपर पढ़ा वही उसने वापस से नीचे लिखा। और जो लोगों को नहीं पता वो बात क्या है सर, आपको भी एग्जाम में वापस से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई का जितनी बार इसका आंसर आया है उसने हर बार दोनों लिखा है। देख नीचे वापस वही चीज लिखी है। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स derived from the above definition। पहला अफर्मेशन डिक्लेरेशन, फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइन, फिर सेकंड हाफ ऑफ द लाइन, इन केस ऑफ पर्सन्स अलाउड अफर्मिंग और डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। तो जो आपने ऊपर लिखा उसको वापस आपको नीचे लिखना है, तोड़कर 1 और 2 करके, और आपको 2 में से 2 मार्क मिल जाता है। तो सिंपल। इसी बार पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ जाएंगे। एफिडेविट, एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। अफर्मेशन मतलब हाँ बोलना, और आप उसको लिख के दे रहे हो मतलब डिक्लेरेशन। तो हाँ बोला और उसको लिखा कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन्स बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स derived from the above definition। पहले फर्स्ट हाफ लिया हमने अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको समझ में नहीं आया, पहले हमने ये पार्ट लिया अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, फिर हमने वहीं से जो आगे लिखा है उसको हमने सेकंड पार्ट कर दिया, इन द केस ऑफ पर्सन्स बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। जो ऊपर लिखा उसी को तोड़ के नीचे वापस लिख दिया, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। दिस इज 3 clause, सुपर इंपॉर्टेंट। और नीचे उसको सिंपल भाषा में लिख दिया हमने, सर एक रिटन स्टेटमेंट होता है कंफर्म बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन द कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी, सेबी वेबी आरबीआई कोई भी अथॉरिटी के सामने। और आपको हमने उसका लाइव एग्जांपल भी दे दिया, आपकी बुक में कोई एग्जांपल नहीं, हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया। पढ़िए एक बार, मैं वेट करता है। एफिडेविट अब तक याद होना चाहिए। आई वेट। हाँ ब्लैक दीदी क्या हुआ, जल्दी बोल, क्या पूछे दीदी, बोल बके दीदी क्या हुआ तेरे को? तो चंगा सी 15 सेकंड में पूछूंगा पूरा डेफिनेशन, जल्दी करना। हाँ यस सर। एफिडेविट तो इंसान ही करेगा ना, कोई कंपनी एफिडेविट कैसे करेगा? तो हम यहाँ पे जो बात करें वो बात करें कि इंसान ऐसा लिख के दे रहा है
जो ओथ भी खा रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, कंपनी कैसे ओथ करेगा, कंपनी ओथ कर ही नहीं सकता। हाँ दीदी पढ़ लिया, याद हो गया, 10 सेकेंड और दिए। डन, टाइम अप। बोल दीदी एक्ट क्या होता है। हाँ, तो क्या लगा मैं यही पूछूंगा तुझसे। एक्ट हिंदी में जल्दी। एक्ट हमने क्या पढ़ा, नीचे देखे बिना। एक्ट में क्या डिस्कस किया, 3 क्लॉज 2, जल्दी। नहीं बोल, टाइम योर पास। नहीं बाजू में ब्लैक। एक्ट। एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, क्या था मेरे वाले एग्जाम्पल के अंदर, तो एक्ट है कि नहीं है। क्या 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 एक्ट है, पर हमने तो उसको खाना नहीं दिया, तो हमने तो कुछ करा ही नहीं, तो फिर उसको एक्ट क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि वो इलीगल ओमिशन है जिसको हम एक्ट बोलते हैं, और अगर आपने उसको मारा वो तो एक्ट है ही है। सेक्शन कौन सा था, 2। और अभी हमने क्या पढ़ा, क्या होता है, नहीं अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, नीचे और है ऊपर एंड है। हाँ, अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, फिर उसको आपस से बोलने का, जल्दी बोल। नहीं, ये 2 पार्ट में है। हाँ, अलाउड टू इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, और अगर आपका कंटेंट नहीं है आपके पास तो आप इसको ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से बीकॉम वाला लैंग्वेज है। ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसको आप बेसिकली कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो एज एन एविडेंस। बाजू वाली अभी भी बचा आपका, वापस आऊंगा 5 मिनट बाद। हाँ, एक और कर सकते हैं, नहीं 3 कर सकते हैं, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि तीनों छोटे हैं, बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम 3 और कर सकते हैं बकवास वाले जो एग्जाम में नहीं आएंगे। मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि हम वापस यहाँ पर आएंगे, वो पॉइंट आ चुका है। ये रहा, सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल इंक्लूड, आपको यहीं पे क्लिक हो जाना चाहिए, बुक में तो कुछ लिखा नहीं है पर आपको यहीं पे क्लिक हो जाना चाहिए। सर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हम बेसिकली बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद की, क्योंकि तब हमारा संविधान आया था, तब पार्लियामेंट वार्लियामेंट जो भी था वो सब बना था, और उसके बाद जो भी कानून बना वो उस पार्लियामेंट के थ्रू ही बना। ये हमने एनीवे पढ़ा हुआ है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, चैप्टर नंबर 1 फाउंडेशन के अंदर, सेकंड पेज पे लास्ट में लिखा हुआ था प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। उसमें मैंने पढ़ा था कि सर बिल आएगा, लोकसभा हाँ बोलेगा, राज्यसभा हाँ बोलेगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर ऑफिशियल गजट में आएगा। ये जो भी आपने पढ़ा ना वो इसमें भी है, इसमें ऑफिशियल गजट का डेफिनेशन भी है, सब कुछ यहाँ पर वापस आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। तो फर्स्ट के अंदर हिडन था पार्लियामेंट वाला पॉइंट, 26 जनवरी वाला पॉइंट। सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल इंक्लूड, जो हमने ऊपर पढ़ा था वापस से लिखा हुआ है। पहला, एन एक्ट ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेचर और ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन एक्ट एंड an act made before such commencement by the governor general in council or the governor general acting in legislative capacity। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बाकी जरूरत नहीं है, पर आपने शायद नाम सुने होंगे, आर गोपालाचारी। हिस्ट्री नहीं पढ़ा आपने, जब ब्रिटिशर्स यहां से गए तो उन्होंने अपॉइंट किए थे उन लोगों को जो बेसिकली काम का सब संभालेंगे। उसके पहले वाइस रॉयस होते थे, माउंट लॉर्ड माउंट बेटन। बहुत दर्द है जीवन में सर, हम सिंबल याद रखते हैं। 26 जनवरी के बाद जो बना, 26 जनवरी के पहले जो बना 1950, उसके पहले जो बना, उससे पहले जो बना, उसके 2 पार्ट्स, एक पार्ट 1947 के बाद पर 50 के पहले, और एक 47 के भी पहले, सबको हम बेसिकली बोल रहे हैं सेंट्रल एक्ट। नहीं काम का याद नहीं करना। आगे आते हैं, वही चीज वापस से, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, ना आपको नंबर याद करना ना आपको अंदर का याद करना, पर एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरिया विच इज 26 जनवरी हमने बात करी, एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एरिया। हमने अभी 1 मिनट डिस्कस करा कि सर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एरिया के अंदर प्रेसिडेंट साइन करके एक्ट बेसिकली पास करता है, तो हमने लिखा वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जब प्रेसिडेंट नहीं हुआ करता था तब गवर्नर जनरल। एग्जाम्पल दिया मैंने गोपालाचारी वाला, पर ठीक है इग्नोर। नीचे आते हैं, एक और इरेलेवेंट पॉइंट, कमेंसमेंट। वो तारीख जब से वो एक्ट एप्लीकेबल हो गया उसको हम कमेंसमेंट बोल रहे हैं। ये रहा, commencement used with reference to an act or regulation shall mean the day on which the act or regulation comes into force। तो ना आपको commencement याद पढ़ा हुआ होना चाहिए, याद नहीं करना, नंबर तो स्पेशली नहीं, ना commencement का, ना सीजी का, ना सेंट्रल एक्ट का,
ये आपको याद करना है, एफिडेविट फॉर श्योर, और एक्ट एक ही बार आया है, पर ठीक है। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, इतना पढ़ लो और फिर हम क्लास को एंड करते हैं, पर इतना आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, इंक्लूडिंग ये एमसीक्यू 11 मार्च वाला, ये रहा, इसके साथ आपको याद हो जाना चाहिए। आया नहीं कभी एग्जाम में, पर ठीक है, इट कैन बी एन एमसीक्यू। तो आपके पास डेफिनेशन है 3 × 2, 3 × 3, 7, 8 आणि 13। याद आपको 3 × 3 होना चाहिए, पर पढ़ा आपका सारा होना चाहिए। तो आपके पास मॉड्यूल है तो उसमें से पढ़ लो, मैं वेट करता है, जल्दी करिएगा जो भी कर रहे हैं। एफिडेविट आपको याद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। डन हो जाना चाहिए। पीछे से किसको पढ़ते हैं, छोटू दीदी इंशाल्लाह। और कौन, 3 × 3 हिंदी में बोल तो भी चलेगा, पर बोलना पड़ेगा हिंदी में थोड़ा सा कुछ, जल्दी बोल। एफिडेविट का मतलब हमने क्या हिंदी में क्या समझा, इंग्लिश में नहीं पूछते, हिंदी में तो बता सकते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है वो कागज ना। बाजू में दीदी पागल, बोल, चलेगा। एक पॉइंट जो शायद आप मिस कर जाओ अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे एंड है कहाँ पे और है। ऑल द पेपर चेकर का इतना ध्यान जाएगा नहीं, बट हम कर ही रहे तो फिर 100% ही करते ना उसको अच्छे से। तो आई वुड से जब पहली बार यूज कर रहा है अफर्मेटिव इंडिकेशन, तो वहां पे एंड है, मैं आपके लिए मार्क करता हूँ, यहाँ पे एंड है, फिर नीचे लिखा अलाउड टू अफर्म, वहां पे फिर और है, फिर जो 2 पार्ट डेफिनेशन है उसके अंदर यहाँ पे वापस एंड है, क्यों, क्योंकि यहीं से तो लिया उसको, और फिर नीचे वाला यहाँ से लिया, तो वहां पे और आ गया। तो रिटर्निंग वाज वेरी इजी, पहले एंड है फिर और है, उसी को अपन नीचे वापस कॉपी करा, तो वहां पे भी पहले एंड है फिर और है। हाँ, एक्ट एक ही बार आया है, इजी है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, और नीचे वाले काम के नहीं, बट आपके ऑब्वियसली एक बार पढ़े हुए होने चाहिए। आप ऐसे ही सोच सकते कि हाँ कभी आया नहीं तो कभी आएगा भी नहीं, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। हम कल इसको वापस से रिवाइज करके फिर यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट पे जाएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, अभी स्टार्टिंग है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आई गेस ब्रेक है, ठीक है, वी एंड हियर। ओ दीदी क्या करिए लाइफ में, ओ छोटू क्या करिए लाइफ में, ऐसे ऐसे अर्जेंटली क्यों नहीं ऐसे याद होता, ऐसे क्यों उसको एक बार पढ़ना पड़ता है फिर उसके बाद याद होता है। 1 मिनट दो, 1 मिनट तेरे को मैं अभी का भी कर, 1 मिनट देता हूँ मैं तेरे को, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन थोड़ी अपने पास, वो बेवड़ी करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन थोड़ी अपने पास, जल्दी कर मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी तुम ब्रेक पे जाओ। अफर्मेशन याद हो गया, माशाल्लाह बोल। एफिडेविट सॉरी, कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या कोई अथॉरिटी के सामने। अभी हो गया, हाँ छोटू वेटिंग, हाँ जल्दी करना ही पड़ेगा, ऑप्शन थोड़ी है कोई, जल्दी कर।